बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वॉर के बारे में कि भाई जो वॉर है आपकी उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। जैसे कि आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है टोटल वॉर। तो टोटल वॉर इसको हम डिस्ट्रक्टिव वॉर भी कहते हैं। इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और इंटेंसिटी क्या मिलिट्री के एस्पेक्ट में और जियोग्राफिकल एस्पेक्ट में भी इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। मिलिट्री एस्पेक्ट में क्या होता है कि आपकी जो मिलिट्री है वो भी हैवी मिलिट्री का आप यूज़ करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर का यूज़ करते हो। और ज्योग्राफी से क्या मुराद है कि ये वॉर जो होती है वो फैली हुई होती है, यानी कि एक लैंड एरिया जो इसने कवर किया होता है वो काफ़ी ज़्यादा एरिया इसने कवर किया होता है। इसका जो मेन गोल होता है टोटल वॉर का, वो अगले का जो कैपिटल होता है अगले की जो कंट्री का, उसको ऑक्युपाई करना होता है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी जो मिसालें हैं आपको मिलती हैं वो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 टोटल वॉर्स रही हैं। ठीक है, उसमें भी लाजमी बात आपने देखा था कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी टेरिटरी के ऊपर कब्जा करने की काफ़ी कोशिशें की गई। ठीक है, उसके अलावा सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में टेरिटरी को कब्जा करने के लिए जो अटैक किया था, और आपका जो चेकोस्लोवाकिया में उसने अटैक किया था, या मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, चेकोस्लोवाकिया सही लिखा है, हाँ सही, चेकोस्लोवाकिया में इसने 1968 में ये काम किया था और अफ़गानिस्तान में आपको पता है 1989 में इसने ये काम किया था। तो इस तरह की जो वॉर्स होती हैं आपकी, वो आपका टोटल वॉर के अंदर आती हैं। ये एक साइक्लिक फैशन के अंदर इवॉल्व होती हैं, शुरू होती हैं। जैसे कि नेपोलियनिक वॉर जो हैं आपका, अगर वो आप पढ़ेंगे 1803 टू 1815 तक ये वॉर्स चली हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि नेपोलियनिक वॉर्स ज़रूर पढ़ें, उसके अंदर से काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी और आप फिर उसको एग्जाम्पल के तौर पर कहीं पर भी कोट कर पाएंगे। ठीक है, हो गया। दूसरा जो होती है आपकी वो होती है लिमिटेड वॉर। लिमिटेड वॉर जो है ना वो शॉर्ट ऑफ सरेंडर होती है, यानी कि छोटे अरसे के लिए होती है। अब ऑब्वियसली जब ऐसा होगा तो एक वीक होगा स्टेट और दूसरा जो है ना वो ताकतवर होगा। इसके अंदर मेन जो मकसद होता है वो ऑक्यूपेशन ऑफ एनिमी होता है, ना कि ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी। इसमें आपने एनिमी को जो है ना वो बस गिरा देना है, ये आपका काम होता है। इसमें टेरिटरी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ ये कि कोई और ऑब्जेक्टिव्स भी आपके हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं इस लड़ाई के। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली जो गोल्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ये नहीं है कि आपके लॉन्ग टर्म गोल आप यहाँ पर डालना शुरू कर दें। कुछ लिमिटेड कोई शॉर्ट टर्म पर्पस जो आपके होते हैं उनको आप पूरा करने के लिए वॉर करते हैं, तो उसको लिमिटेड वॉर कहते हैं। जैसे कि आपका यूएस लेड इराक वॉर, जिसमें जो कि गल्फ वॉर का हिस्सा था 1991 में, उसने इराक को जो है ना जो उन्होंने रोका, उनमें उसका मकसद था कि इराक को कुवैत पर हमला करने से रोका जाए। तो एक स्पेसिफिक पर्पस था, आपने देखा। तो इसी स्पेसिफिक पर्पस को लेते हुए उन्होंने अटैक किया। इसमें कोई टेरिटरी को कब्जा करना अमेरिका का मकसद नहीं था। ठीक है, क्विक इनकर्जन्स बाय लैंड सी एयर। ठीक है, इसमें आप क्विकली काम करते हो, लैंड का यूज़ करते हो, सी का और एयर का, और ये शॉर्ट एंड होती है। ठीक है, 1981 में आपने देखा था कि इसराइल ने जो इराक के जो आपका न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी उनके ऊपर बॉम्बिंग की थी, और उसकी वजह यही थी कि इराक न्यूक्लियर वेपन ना बना सके, यही उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था वहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिविल वॉर के बारे में। तो ये फैक्शंस के बीच में होती जो एक स्टेट के अंदर दो फैक्शंस आपस में लड़ रहे होते हैं। अब वो दो फैक्शंस में एक तो अक्सर स्टेट इटसेल्फ होता है और दूसरा कोई इंसर्जेंट ग्रुप होता है, या अगर दो इंसर्जेंट ग्रुप आपस में लड़ रहे हो उसको भी हम सिविल वॉर कहेंगे। ठीक है, तो इसका मकसद होता है कि आप कोई जो गवर्नमेंट है उसका तख्ता पलट दो, उस गवर्नमेंट का तख्ता पलट दो या अपनी गवर्नमेंट बनाओ। ठीक है, या उसके अलावा कोई आप टेरिटोरियल पार्ट हासिल करना चाहते हो उस कंट्री का। जैसे कि सबसे बड़ी मिसाल बलूचिस्तान क्राइसिस की है, जो वो चाहते हैं कि भाई बलूचिस्तान की टेरिटरी हमें मिल जाए, हम उसके ऊपर खुद गवर्नमेंट करें। यमन की मिसाल है, हूतीज़ जो हैं वहाँ पर। सीरिया में भी आप देखें कि यही सब कुछ चल रहा है। बहुत सारे फैक्शंस अपनी अपनी जो है ना वो गवर्नमेंट बनाने के चक्कर में है वहाँ पर। जम्मू एंड कश्मीर में भी आप ये चीज़ देख सकते हैं कि वहाँ पर भी मतलब वैसे तो इंडिया को हम स्टेट नहीं कह सकते, रियासत नहीं कह सकते वहाँ पर कश्मीर के अंदर, लेकिन बहरहाल वो कंट्रोल में तो इंडिया के ही है। ठीक है, अब वहाँ पर क्या है कि जो वहाँ के लोग हैं वो उस जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसके ख़िलाफ़ जब इंसर्जेंसी करते हैं तो वो फिर लाजमी बात है वो सिविल वॉर के अंदर आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा यूएस सिविल वॉर आपको पता होगा, हमने यूएस हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं पूरी, 1861 टू 1865। आप देख सकते हैं कि
स्टेट के अंदर ही दो फैक्शंस आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। उसके अलावा एरिट्रिया प्रोविंस जो था आपका यूथोपिया में, उसमें भी 1980 में सिविल वॉर हो चुकी है। सिविल वॉर की आप लोग, मैंने तो थोड़ी सी मिसालें दी हैं, तो आप लोग बेतहाशा मिसालें आप लोगों को सिविल वॉर की मिल जाएंगी, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि सिविल वॉर को सस्टेन कैसे किया जा सकता है। तो इसके अंदर जो आपका डायस्पोरा होता है वो इन्वॉल्व होता है, यानी कि अगर आपकी ही नेशन के बंदे बाहर मुल्कों में हैं तो वो आपको सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा जो रेबल्स होते हैं वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फॉरेन कंट्रीज़ की भी अगर आपको सपोर्ट हो, जैसे कि सीरिया या यमन में है, ईरान का भी वहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। सीरिया में भी जो ईरान में जो बशर अल असद की जो सीरिया के अंदर गवर्नमेंट है उसको ईरान सपोर्ट करता है, और यमन के अंदर जो रेबल हुतीज़ हैं वो शिया है, तो वो अपने जो आइडियोलॉजी है उसको देखकर वो सपोर्ट करता है। तो पता चला कि सिविल वॉर को सस्टेन करने के लिए आइडियोलॉजिकल बेसिस होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा इलीगल ड्रग्स के ऊपर आप जो है ना ये काम वहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं गौरिल्ला वॉर क्या होती है। इसमें आपका कोई फ्रंट लाइन नहीं होती, ये नहीं होता कि कोई जो दो स्टेट्स आमने सामने, कोई जो है ना एनिमीज़ या दो आर्मीज़ आपस में आमने सामने लड़ रही हूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इर्रेगुलर फोर्सेस होती हैं, यानी कि कुछ पता नहीं कहाँ से कोई आएगा, एक बंदा भी हो सकता है वो। इसमें सबसे जो बड़ी बात होती है, ये लोगों के सर्कल में होते हैं, पहचाने नहीं जाते। आप में कोई घूम रहा होगा कोई बंदा और वो अटैक कर देगा, ठीक है। तो ये ना तो सेपरेट सेग्रीगेट किए जा सकते हैं आपकी आम सोसाइटी से, ना ही उनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। गॉरिलास जो होते हैं आपके, इनका मेन एम होता है कि आप गवर्नमेंट को फ्रस्ट्रेट करो, उसको प्रेशराइज करो, ताकि आप अपनी बातें उससे मनवा सको, ठीक है। तो इसका कभी कभी मकसद टेरिटरी का हुसूल भी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं कि इराकी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो थी, उन्होंने यूएसए के खिलाफ वो खड़े हुए 2003 में, आपने देखा गोरिल्ला अटैक्स किए उनके ऊपर। तो इसमें क्या है, बेसिकली हिट, ये याद रखें आप लोग, हिट एंड रन पॉलिसी जो है ना वो इसके अंदर होती है, हिट एंड रन, ठीक है। तो ये आपका जो है ना वो होता है। इसके अंदर जो वाइटोंग के अंदर जो ग्रुप था साउथ वियतनाम के अंदर, उन्होंने भी यूएसए के खिलाफ इस तरह गोरिल्ला अटैक्स किए। फिर तालिबान ने भी, आपको पता है, उन्होंने जो तोरा बोरा की पहाड़ियों के ऊपर रहकर जो अमेरिका की जो ट्रूप्स थे उनका जीना हराम किया था, वो आप सबको पता ही है, ठीक है, वॉर ऑन टेरर में, ठीक है। उसके अलावा सोवियत यूनियन के साथ जो अफगानिस्तान की वॉर हुई थी 1989 से 1991 तक जो हुई थी, ठीक है, जो कि कोल्ड वॉर का एक हिस्सा है, उसमें भी आपने देखा था कि जो आपके मुजाहिदीन थे, अफगानिस्तान के जो लोग थे, वो गोरिल्ला अटैक्स पर आ गए थे, क्योंकि उनके पास ना इतना असलहा था, ना इतनी मैन पावर थी कि वो सामने सामने फ्रंट लाइन पे लड़ते। तो वो फिर क्या करते, छुप छुप के पहाड़ों से यहाँ वहाँ से अटैक करते थे, ठीक है ना। इस तरह करके उन्होंने, तो ये भी एक वॉर की टाइप है, ठीक है। तो इसमें आपके जो बेसिक नॉर्म्स होते हैं और बिहेवियर्स होते हैं, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर्स, उनको वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, मतलब उनकी फिर कोई कदर नहीं रहती। जैसे कि आपका गोरिल्ला अटैक्स में जीनोसाइड भी हो सकता है, ग्रीस के अंदर या बोस्निया के अंदर जैसे हुआ था। फिर जर्मनी में आपने देखा था कि होलोकॉस्ट, जैसे कि जो हिटलर था, आपने देखा उसने जो आपके ज्यूज थे उनको उसने जला दिया। फिर होलोडोमार, इसमें क्या हुआ था 1930 में यूक्रेन के अंदर जो प्लेग आया था, ठीक है, ये भी आपने देखा था कि इसमें भी जो है ना वो क्या हुआ था कि सिविल जो आपके जो बेसिक नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर थे वो आपके सस्पेंड हो गए थे, ठीक हो गया। रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं इसके अंदर, वो रिफॉर्म्स हो क्या चुके हैं ये हम देखते हैं। एसएसआर, ये क्या है, सिक्योरिटी सेक्टर रिफॉर्म्स हैं। ये वॉर के बाद पीस कीपिंग मिशनरीज होती हैं कुछ, जो कि वॉर के बाद जो है ना वो पीस को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं, ठीक है, कि भाई चलो वॉर ख़त्म हो गई, अब जो बकिया थोड़े बहुत रहते जो हैं वो डिस्प्यूट्स हैं, फड्डे हैं, हल्के फुल्के या कोई ज़रूरियात है लोगों की, उनको पूरा किया जाए। फिर आपका एक है डीडीआर, यानी कि डिसआर्मामेंट, डीमोबिलाइजेशन और री इंटीग्रेशन, ये तमाम चीज़ें आपने करनी है। ये भी आपका पोस्ट वॉर होगा, यानी कि वॉर के बाद होगा, ठीक है। फिर एक ट्रुथ कमीशन बनाया गया है, इसका काम क्या है कि ये इन्वेस्टिगेट करेगा इनजस्टिस, जो भी इनजस्टिस होगा ड्यूरिंग वॉर, ये उसको इन्वेस्टिगेट करेगा।
अगला है हमारे पास प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर जो होती है आपकी, वो कोई डायरेक्ट वॉर नहीं होती है। आपको पता ही है सबको कि ये जो है ना वो एनिमी के अलाय के ऊपर आप अटैक करते हो, वो भी उस अलाय जो है ना जो आपका जिस अलाय के ऊपर आप अटैक करते हो उसमें भी आप अपना अलाय भेजते हो, खुद नहीं करते। और जिस अलाय को आप भेजते हो, आप यानी कि आप दो बड़े स्टेट्स हैं ना, और इनके मान लें कि ये इसका लाया ये इसका लाया, तो अब वो इसको कहेगा और ये इसको कहेगा कि भाई आपस में लड़ो, ठीक है। तो अब ये इसको सपोर्ट करेगा, ये इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। और इस लड़ाई में ये याद रखें कि ये जो आपके ये वाले स्टेट्स होते हैं, एक तो ये मेन स्टेट्स हैं, और ये जो छोटे वाले स्टेट्स होते हैं, इनकी अपनी भी विल या कोई इनका मकसद शामिल होता है, ठीक है ना। और ख़ास तौर पे यूजुअली जो वीकर स्टेट्स होते हैं, ठीक, उनके ऊपर जो है ना अटैक किया जाता है, ताकि मकसद ये होता है ताकि आप जो है ना वो जो न्यूक्लियर वॉर है या लॉन्ग स्केल जो लार्ज स्केल वॉर है उसको रोका जा सके। क्योंकि आपने देखा था कोल्ड वॉर के अंदर डायरेक्ट लड़ाई नहीं की यूएसए ने और यूएसएसआर ने। सबसे बड़ी उसकी वजह ये थी कि अगर डायरेक्ट वॉर करते तो दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो ये अगर दोनों एक दूसरे पे न्यूक्लियर जो है ना अटैक करते तो फिर आप देखते कि तबाही कोई डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा होती, ठीक है। तो कोल्ड वॉर की मिसाल मैंने आपको बता दी। सीरिया में भी यही सब कुछ हो रहा है, डिफरेंट किस्म के फैक्शंस हैं जो कि दूसरे कंट्रीज़ के बिहाफ पे लड़ रहे हैं। यमन है, यमन के अंदर भी यही हो रहा है, ठीक है। कश्मीर के अंदर भी यही हो रहा है। लेकिन कश्मीर की जब आप बात करें तो चूंकि ये कश्मीर पाकिस्तान का मामला है, तो कश्मीर के अंदर भी अगर आप ये कहेंगे कश्मीर की प्रॉक्सीज जो है ना वो ऑपरेट कर रही हैं कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान की प्रॉक्सीज, तो हो सकता है एग्जामिनर आपको फेल कर दें। तो आपने ये बात अगर करनी है तो आप ये बात करेंगे कि भाई एलिजिडली, यानी कि इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान के ऊपर, ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो जो है ना वो कश्मीर के अंदर प्रॉक्सीज इन्फिल्ट्रेट करता है, ठीक हो गया। तो ये आप एलिजिडली कर कर ये मिसाल दे सकते हैं। तो अगर ना दें तो बेहतर है, कोई और मिसालें दे दें बहरहाल। तो हेजमनिक वॉर जो है आपकी, वो भी एक किस्म की वॉर होती है। इसका मकसद यही होता है कि आप, हेजमनिक वॉर है चूंकि, तो मकसद भी यही है कि आप सुप्रीमेसी हासिल कर लो पूरी दुनिया के ऊपर। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो आपका नाजी जो आपके जर्मन्स थे उनकी भी यही आइडियोलॉजी थी, ठीक है। और कोल्ड वॉर के अंदर जो कंटेनमेंट थी उसके अंदर भी आपने देखा था कि मकसद क्या था कम्युनिज्म का, कि आप हेजमनिक जो है ना वो पोजीशन हासिल कर लें, ठीक हो गया। अब हम कुछ कैटेगराइजेशन ऑफ वॉर करते हैं। इसमें हम जो है ना वॉर की कैटेगरीज देखेंगे, ठीक है। वॉर की टाइप्स हमने देख लिया, अब कैटेगरीज देखते हैं। तो ये याद रखें कि एक कैटेगरी में मल्टीपल टाइप्स ऑफ वॉर हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहली जो हमारे पास है कैटेगरी वो है एट्रिशन वॉरफेयर। इसमें क्या होता है, इसमें आप ट्रैप्स का यूज़ करते हो और फोर्स वर्सेस फोर्स होता है, कोई और इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। स्टेट के जो कुछ जो है ना वो मतलब फोर्सेस आपस में ही लड़ते हैं इसके अंदर क्वांटिटी मैटर करती है। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी आपके पास उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों ही इसकी मिसालें हैं, ठीक है। फिर आपका एक है मैनूवर वॉरफेयर। इसमें क्या होता है कि आप एनिमी की विल को तोड़ते हो। अगर आपका दुश्मन फाइट करना चाह रहा है तो आप उस पर पहले से अटैक करके उसकी जो विल है फाइट करने की उसको तोड़ देते हो। मिसाल के तौर पर जो कमांडर आपका है वो डिसाइड करता है मैदान जंग में कि भाई हम जो है ना वो करते हैं। अच्छा, ये बात आप याद रखें कि एट्रिशन वॉरफेयर में जो आपके लड़ाके जो आपकी ट्रूप्स होती हैं वो जो ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अब जो मैनूवर वॉरफेयर है इसके अंदर इतना टाइम नहीं होता कि आप इंतज़ार करो कि भाई कमांड सेंटर से कोई ऑर्डर आएगा तो हम फिर जो है ना उस पर अमल करेंगे। तो इसमें जो आपका जो कमांडर होता है वो ऑन द स्पॉट आपका डिसाइड करता है कि भाई हमें क्या करना है, ठीक है। और फिर वो इस तरह की वॉर भी छेड़ सकता है कि वो पहले से ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एनिमी का उस पर पहले से ही आप कोई मिसाइल मार दो या पहले से उस पर कोई हमला करके उसको तबाह जब आप करोगे तो इसमें जो है ना उसका जो एनिमी है आपकी उसकी जो विल है फाइट करने की हो सकता है वो पस्त हो जाए, टूट जाए। वो अपने जो है ना इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हुई है इसको ठीक करने में लग जाए। लेकिन इससे जो है ना ये भी हो सकता है कि एक जो है ना लार्ज स्केल वॉर शुरू हो जाए। अटैकिंग ऑन सप्लाई एंड कमांड लाइन, ये मैं आपको बता दूंगा। कमांड लाइन पे आप अटैक कर सकते हो या सप्लाई जो लाइन है, जैसे कि आपने देखा था इंडिया ने किया था
जो आपकी 71 की वॉर हुई थी तो इंडिया ने यही हरकत की थी, सप्लाई हमारी जो है ना वो कट कर दी थी। फिर आपका एक होती है एसिमेट्रिकल वॉरफेयर। एसिमेट्री का मतलब समझ लें तो आपको वॉर भी समझ आ जाएगी। एसिमेट्री का मतलब होता है कि दो साइड्स है ना, एक साइड छोटा है और एक साइड बड़ा है, यानी कि ये दोनों साइड जो है ना वो इक्वल नहीं है। ठीक हो गया। तो फिर ये क्या होता है कि जो कमज़ोर साइड होगी वो लाजमी सी बात है, हो सकता है डायरेक्ट अटैक ना करे, वो कोई टैक्टिक्स यूज़ करे या जो है ना कोई और जो है ना वो काम शुरू करे, कोई प्रोपेगेंडा करे या किसी और कोई और मीन इख्तियार करे। क्यों? क्योंकि डिसप्रोपोर्शनेट है ना, आप देखते हैं कोई प्रोपोर्शन नहीं बन रहा। जैसे कि वॉर ऑन टेरर इसके सबसे बड़ी मिसाल है जिसमें कोई प्रोपोर्शन नहीं था। उसी के साथ इराक वॉर के अंदर भी आपने देखा था कि कोई रेशो नहीं बन रहा था, ना इकनॉमी का था ना मैन पावर का रेशो था। ठीक है ना। तो उसके अलावा अनकन्वेंशनल स्ट्रेटजीज भी इसके अंदर यूज होती हैं, यानी कि गोरिल्ला वॉर है वो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर का ही हिस्सा है। क्योंकि इसमें गोरिल्ला आप तभी बनोगे ना जब आपकी जो ताकत है वो कम होगी, दूसरा स्टेट आपसे ज़्यादा ताकतवर होगा। ठीक है। इसका मकसद भी वही होता है जो गोरिल्ला वॉर का होता है कि आप एनिमी को फ्रस्ट्रेट करते हो या जो सिंपथाइजर्स हैं उनके दिल जीतने के लिए आप ये वाला काम करते हो। ठीक है। फिर इसमें सब मिसाल आती है वो यूएस सिविल एंड रेवोल्यूशनरी वॉर की आती है, और सेकेंड बुअर वॉर जो थी आपकी, जो कि 1899 से 1902 में तक रही यूके और साउथ अफ्रीका के बीच में, वो भी इसी की एक मिसाल है। अब हम देखते हैं कि हाइब्रिड वॉरफेयर क्या होती है। ये भी एक कैटेगरी है, आपने बहुत सुना होगा हाइब्रिड वॉरफेयर के बारे में। तो आजकल दौर भी इसी का चल रहा है, आप सब जानते हैं। तो ये असल में होता है मिक्सचर ऑफ कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल वॉर्स। अब ये कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल क्या होता है? जो आपकी कन्वेंशनल वॉर होती है वो आपकी नॉन न्यूक्लियर वॉर होती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि लाजमी नहीं है कि आप उसके अंदर जो है ना आर्म्स भी यूज़ ना करो, आप उसके अंदर आर्म्स यूज़ करते हो, लेकिन वेपन्स में आप उसमें न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करते, मगर वेपनरी बहरहाल आप इस्तेमाल करते हो। और ये जो वॉर होती है आपकी कन्वेंशनल वॉर, ये IHL यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की जो है ना वो सुपरविज़न के अंडर होती है। ठीक है। तो ये एक जो है ना वो तमीज़ के साथ वॉर करनी है आपको, तो ये उस तमीज़ के साथ वॉर होगी ये। ठीक है ना। तो तमीज़ वाली वॉर को हम क्या कहेंगे? कन्वेंशनल वॉरफेयर। फिर आपका एक होती है अनकन्वेंशनल वॉरफेयर। इसमें तमीज़ वमीज़ नहीं देखी जाती, इसमें सिर्फ टैक्टिक्स देखे जाते हैं, को मनूवरिंग देखी जाती है इसके अंदर। ठीक है ना। एसिमेट्री की वजह से भी हो सकता है ये काम, क्योंकि आपको पता है अगर तवाज़ुन ना होगा, यहाँ पे छोटा कंट्री है बड़ा कंट्री है, ताकत का तवाज़ुन नहीं है, तो हो सकता है। फिर इसके अंदर जो आपके अनकन्वेंशनल वॉर की बात होती है कि इसके अंदर साइबर वॉरफेयर भी आपकी आ जाती है। ठीक है ना। और एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी आ सकती है इसके अंदर, कोई भी आप टेक्नोलॉजी को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। मिसाइल्स वगैरह ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं टेक्नोलॉजी के अंदर। प्रोपेगेंडा, एक फेक न्यूज़, ये तमाम चीज़ें अनकन्वेंशनल जो टैक्टिक्स हैं वो यही हैं कि आप प्रोपेगेंडा करते हो या फेक न्यूज़ फैलाकर। जिससे सबसे बड़ी एक मिसाल दूं मैं आपको कि पाकिस्तान में अक्सर एक ख़बर मशहूर हो जाती है कोई कि मुर्गी के अंदर जो है ना वो बर्ड फ्लू आ गया है। तो मैं नहीं कह रहा कि ये झूठी न्यूज़ होती है या सच्ची होती है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि इस तरह की न्यूज़ फैलाकर आप जो है ना वो मसला क्रिएट करते हो अगले स्टेट के लिए। अब लाजमी बात है पाकिस्तान में ऐसी खबर फैली, फेक न्यूज़ फैली, तो आप खुद सोचें कि जो इतने लोग चिकन ख़रीदते थे तो उस चिकन की जो वो थी जो उसकी जो है ना आप जो सेल कर रहे थे डेली बेसिस पर, अब उसके अंदर काफ़ी कमी आ गई ना। तो ये इस तरह के टैक्टिक्स आप इस्तेमाल करते हैं। वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इसके अंदर आप लाजमी नहीं इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करें, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि तमीज़ वाली वॉर नहीं है। इसके अंदर आप हम गोरिल्ला वॉरफेयर के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि उसमें भी टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, तो उसमें भी जो है ना वो जेनोसाइड और ये तमाम चीज़ें होती हैं, उसमें सिविलियंस भी उसमें रगड़े में आते ही आते हैं। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि कोई एक थ्योरी है आपके पास, जस्ट वॉर थ्योरी। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जस्ट वॉर थ्योरी किसे कहते हैं। असल में जो एथिकल रूल्स फॉलो किए जाते हैं वॉर के अंदर, जो आपके IHL के अंदर जितने भी लॉज हैं, ठीक है ना, वो जब आप फॉलो करते हो तो हम उसको जस्ट वॉर कहते हैं। और जस्ट वॉर का मतलब वैसे तो यही बनता है ना कि ऐसी वॉर जो आप हक पर हो। ठीक है ना। तो ये
इसमें लास्ट ऑप्शन होता है वॉर आपके पास। आप हक पर भी हो और आपने बाकी और तरीके भी कर लिए, डिप्लोमेसी भी कर लिया आपने, नेगोशिएशन, मीडिएशन सब ट्राई कर लिया आपने, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा, तो आप लास्ट ऑप्शन क्या है कि आप वॉर करो। और ये जो जस्ट वॉर होती है जस्टिफाइबल होती है, यानी कि आप जब ये वॉर करते हो, जस्ट वॉर की तरफ आप जाते हो, तो आप उसको जस्टिफाई करते हो। जैसे कि यूएसए ने जब इराक में अटैक किया तो वो जस्टिफाई करने के लिए ये कह रहा था कि इराक के पास जो है ना वो न्यूक्लियर वेपन्स हैं और न्यूक्लियर वेपन से पूरी दुनिया को ख़तरा है, लिहाजा हमने इराक से वो वेपन ख़त्म करने के लिए इराक पर अटैक किया। तो ये थी यूएसए की जस्टिफिकेशन, इसीलिए उन्होंने इसको जस्ट वॉर कहा। तो इसमें इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है ना उनको आप ज़रूर फॉलो करोगे ही, तभी वो आपकी जस्ट वॉर कहलाएगी। एक होती है गुड वॉर थ्योरी। अब जब जस्ट वॉर आपने देख ली तो एक इसके साथ अनजस्ट वॉर भी होती है। यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है लेकिन आप लोग लिख लें कि एक अनजस्ट वॉर भी होती है, जो कि आपका ये एक एंशिएंट कॉन्सेप्ट है, जस्ट और अनजस्ट वॉर। इसमें आपका जो है ना वो यही कि मतलब जो कुछ हमने जस्ट वॉर में पढ़ा उसका बिल्कुल ऑपोजिट जो होता है वो अनजस्ट वॉर में होता है। ठीक है, यानी कि आप एथिकल रूल्स को फॉलो नहीं करते, आप जो है ना वो हर वक्त वॉर के चक्कर में लगे रहते हो, आप जो है ना वो कोई जस्टिफाइबल रीज़न नहीं होती है आपके पास। ठीक है, गुड वॉर थ्योरी वो क्या होती है कि ये मोरली जस्टिफाइड होती है। ये भी इसमें और जस्ट वॉर में फ़र्क ये होता है कि वो जो होती है आपकी वो अपने किसी मकसद के लिए होती है, और गुड वॉर जो होती है वो हो सकता है कि किसी और का काम करने के लिए आप जो है ना वो इंटरवेंशन कर रहे हैं। जैसे कि आप किसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप पीस को मेंटेन करना चाहते हैं। जैसे कि यूएसए ने सीरिया के अंदर इंटरवेंशन किया तो उसने क्या कहा कि मैं प्रोटेक्शन के लिए जा रहा हूँ वहाँ पर। ठीक हो गया। और तुर्की ने, आप देखें तुर्की ने अभी रिसेंटली जो सीरिया के ऊपर जो है ना वो एक आपने देखा था कि फ्री जोन बनाने की बात की थी, वो इसीलिए ना कि आप जो है ना किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसमें उसने लाजमी बात है कि वो पीस मेंटेन करने की बात कर रहे थे वो। इसमें वॉर ऑन ड्रग्स या वर्ल्ड वॉर जो आपका वॉर ऑन टेरर आ गई, या वर्ल्ड वॉर 2 जो है ना उसको भी गुड वॉर ही कहा जाता है, क्योंकि वो भी मॉरली जस्टिफाइड थी। उसमें भी आपने देखा था कि जापान ने काफ़ी तमाशा मचा के रखा हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे जो वॉरफेयर का मामला था, वॉर के बारे में जितनी भी चीज़ें थी वो हमने पढ़ ली। एक चीज़ यहाँ पर रह गई है जो कि आपके 1 to 5th जनरेशन ऑफ वॉरफेयर हैं। ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ें हैं नहीं, ठीक है ना। ये इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप देख लेना कि भाई ये 1 to 5th जनरेशन ऑफ वॉरफेयर क्या है। और उसके अलावा गूगल भी सिंपल करके आप गूगल अगर करेंगे तो आपको 1 to 5th जनरेशन आपको पता चल जाएंगी। 2 लाइनों में आपको पता चल जाएगा कॉन्सेप्ट इनका कि 1 to 5th जनरेशन क्या क्या है। ठीक है, तो ये वॉर का जो था हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 हमने पहले पढ़ लिया था, पार्ट 2 हमने अभी पढ़ा है। तो जो है ना ये वॉर का जो चैप्टर है हमारा वो यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह निगहबान।